तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं न्यायपालिका जुडिशरी यानी न्याय व्यवस्था हूँ। मेरा असली काम क्या है? सबको समान न्याय सुनिश्चित कराना। और मेरे अंतर्गत कोई एक सर्वोच्च न्यायालय होता है एवं उसके अधीन विभिन्न न्यायालय यानी कि कोर्ट होते हैं। मैं विवादों को सुलझाने एवं अपराध कम करने का काम करता हूँ, जो अप्रत्यक्ष रूप से समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त कराता है। मेरी मुख्य भूमिका क्या है? मेरी मुख्य भूमिका कानून के शासन की रक्षा करना और कानून की सर्वोच्चता सुनिश्चित कराना है मेरे प्यारे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा शोन आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं इकाई 3 जो कि हमारा चैप्टर है न्यायपालिका। ओके, चैप्टर है न्यायपालिका जुडिशरी और ये हम NCERT कवर कर रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, क्लास 8 का हम NCERT अध्याय 5 पढ़ रहे हैं और हम न्यायपालिका के बारे में जानेंगे। न्यायपालिका क्या है, इनकी मुख्य भूमिका क्या है, न्यायपालिका का अर्थ क्या है और इनके कार्य क्या है। इनसे जुड़े हर वो मुद्दे जो इस चैप्टर में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये होता क्या है न्यायपालिका। आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। अखबार पर नजर डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगती है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसा कि आप इकाई 2 में पढ़ चुके हैं, हमारे देश में कानून का शासन चलता है। इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून के शासन के लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। यह इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब होता है? क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई संबंध है? इस अध्याय में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जैसा कि आपको इस वीडियो में प्रस्तावना न्यायपालिका के बारे में बताया गया है, जो आपको ये पैराग्राफ स्टार्टिंग में ही प्रारंभ में ही बताई जाती है, उनके अकॉर्डिंग आपने जो वीडियो देखा उनसे आपको पता चल चुका होगा कि अखबार पर नजर डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक तो मिल जाती है ना, लेकिन क्या आप ये सोचते हैं कि आखिरकार हमें अदालतों की जरूरत क्यों पड़ती है? आपने इकाई 2 में भी पढ़ा था ना, कानून का शासन। कानून के शासन के बारे में हमने जाना था कि कानून का शासन क्यों जरूरी है हमारे मतलब देश में। ये यदि कानून का शासन ना हो तो क्या होगा? और कानून का शासन चैप्टर हमने जस्ट अभी पिछले चैप्टर पढ़ा था। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, और यदि आपने देखा हो तो ये फिर से देखने से कोई दिक्कत नहीं है और भी कंसेप्ट क्लियर होता है। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, जितना टाइम आप रिपीटेड देखोगे, मेरा ही नहीं, कभी आप देखिए, आप देख सकते हैं वीडियो। ऐसा नहीं है कि हमारा ही देखिए, आप जितने बार, मेरे कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, आप एक ही टॉपिक को यदि एक से अधिक बार देखते हैं तो आपको वो टॉपिक उतना ही ज्यादा और भी ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होता ही जाता है। हम किसी भी कार्यों को एक से अधिक बार करने से हम जानते हैं कि उनकी भूलने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है और उनकी याद होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही जीवन का सबसे बड़ा वो मूल मंत्र है जो कभी भी किसी भी चीज को परफेक्ट बना सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले आप समझिए कि न्यायपालिका अर्थ, जो कि अभी आपने वीडियो में देखा, उससे आपको समझ में आ गया होगा कि राज्य की, ओके, यानी कि राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकलता कहाँ से है एवं कानून के अनुसार न चलने वाला पर, जैसे कि दंड निर्धारित कहाँ होता है, किस प्रकार से न्यायपालिका विवादों को सुलझाने एवं अपराध कम करने का काम करती है और किस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से समाज में भी विकास का मार्ग प्रशस्त कराती है। सब किनके वजह से होता है? ये न्यायपालिका का कार्य है और इसका अर्थ आप समझिए। क्योंकि सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, जब हम किसी न्यू वर्ड्स को सुनते हैं, न्यायपालिका क्या है, अब ये जुडिशरी का क्या काम है, आपने कानून व्यवस्था देखा था ना कि कानून व्यवस्था शासन चलने के लिए किस प्रकार से समाज में किसी भी कानून को बनने के लिए कहाँ किस 3 अंग का होना बहुत जरूरी है, जो कि हम जानते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति। उसके बाद और क्या प्रक्रिया होती है कानून बनने के लिए, लेकिन कानून बनता है तो उसके बाद कैसे प्रक्रिया क्या होती है, तो हमारा उस पर जो रोल होता है वो न्यायपालिका का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ कहीं घटना हो जाती है, किसी को कोई यदि मतलब आपराधिक मामले में किन्हीं को कोई यदि लेकर जाती है, पुलिस पकड़ के लेकर जाती है, तो आपके माइंड में क्या चलेगा मेरे प्यारे बच्चों? आपके दिमाग में ये चलेगा ना, अरे पुलिस इसको पकड़ के लेके जा रही है, ये कुछ गलत कार्य किया है, यानी आपराधिक में ये पकड़ा गया है तो इट मीन्स इनको जाके सजा मिलेगी। नहीं, उनके वो अपराध का डायरेक्ट वहां पर नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। वहां पर डिसीजन नहीं लिया जाता है कि मतलब उसने गलत काम किया, सही काम किया, कि अब इसे पकड़ के लेके जाना पुलिस के द्वारा, इसका मतलब ये नहीं कि उसे सजा मिल जाएगी। उसका फिर वहां पर सजा देने का जो राइट होता है, उसका जो सही गलत होने का पहले पता करना जरूरी नहीं कि उसने अपराध किया भी है कि नहीं किया, डायरेक्ट सजा
सजा नहीं, ये तो सही काम हुआ नहीं ना। डायरेक्ट सही गलत का डिसीजन डायरेक्ट लेकर हम सजा नहीं देते किसी को। उसको सजा सुनाने से पहले पता होना जरूरी है कि उसने वो कार्य किया भी है या नहीं किया, यानी वो अपराध वो किया भी है कि नहीं किया है। तो आप पिक्चर में भी तो दिखते हैं ना, पिक्चर्स ये सीरियल्स ये सब में भी तो दिखता है ये सब कि किसी ने जुर्म किया तो फिर डायरेक्ट नहीं डिसीजन होना चाहिए। तो वो सब आखिरकार चलता कहाँ से, किसने सही कार्य किया नहीं किया, तो क्या मतलब हुआ, इसने किया भी है कि नहीं, तो वो सब चीज़ न्यायपालिका के द्वारा में मतलब जुडिशरी के माध्यम से ही सब चीज़ होता है। और आपको ये और भी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये सब होता कैसे है। ये नेक्स्ट चैप्टर में आप बिल्कुल पढ़ोगे कि वो होता कैसे है। और पिछला चैप्टर से आप पढ़ क्या है कानून का शासन के बारे में, तो उनसे रिलेटेड कानून का शासन होने के बाद क्या प्रक्रिया चलती है वो आप इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप पूछेंगे न्यायपालिका का कार्य क्या है मैम, तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य आप दिमाग में यही रखिए मेरे प्यारे बच्चों कि विशिष्ट मामलों की व्याख्या करना, यानी कि समझना और स्पष्ट करना, कानून को लागू करना, ये इनका मुख्य कार्य होता है कि इनका न्यायपालिका का। और हाँ, न्यायपालिका स्वतंत्र है, जुडिशरी इंडिपेंडेंस है। आशय आपको क्या है, तो उससे आपको यही आशय है कि सरकार के अंग जितने भी होते हैं, और ये मुख्य अंग जैसे इनके 3 बांटे गए हैं, तो उनमें जैसे कि पहला ये तो न्यायपालिका के, दूसरा विधायिका और तीसरा कार्यपालिका भी है। ठीक है, ये तीनों स्वतंत्र हैं एक दूसरे से। और इसका अर्थ न्यायपालिका सरकार के अन्य अंगों से या फिर किसी भी अन्य निजी समूह से, इन सबसे अपने तरीके से मतलब प्रभावित नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बहुत चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में और देखते हैं कि न्यायपालिका की भूमिका क्या है। तो मुख्य भूमिका अब भी जस्ट हमने बात की ना, अभी फिर से देखिए, इसको अच्छे से डिटेल में भी हम पढ़ेंगे कि मुख्य भूमिका क्या है। और आपको बता रहे हैं कि बहुत चीज़ें इस चैप्टर में आपको पढ़ने मिलेगी, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर पहली बात क्या पढ़ते हैं कि न्यायपालिका की क्या भूमिका है। तो न्यायपालिका की भूमिका क्या है, इनसे रिलेटेड हम जानना चाहेंगे। तो अदालतों बहुत सारे, ठीक है, यानी कि अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती है, वह तय कर सकती है कि शिक्षकों को, यानी कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई करनी चाहिए या फिर वे राज्यों के बीच 2 नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती है, या फिर किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती है। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ न्यायपालिका की आपकी क्या दी जा रही, भूमिका दी जा रही है, जुडिशरी की आपकी क्या भूमिका है। ओके, अस्तित्व क्या है उनका हमारे समाज में या लोगों के जहन में या फिर यहाँ पर संविधान में, हमारे देश में, सब तरफ से आपको बता रहे हैं। तो आप अदालतों को सुनते के साथ आपके माइंड में क्या आता है, ऑब्वियसली वहाँ पर हम लोग टीवी सीरियल्स में सब में शुरुआत से देखते आए हैं कि अदालत यानी कि वहाँ पर सही गलत का फैसला, कुछ जज रहेंगे, वहाँ पर वकील रहेंगे, काफ़ी लोग रहेंगे, वहाँ सही करने वाला व्यक्ति, गलत करने वाला व्यक्ति, अपराधी व्यक्ति सब वहाँ रहेंगे, मौजूद रहते हैं और उन्हीं पे कार्रवाई चलती है। यस हाँ नहीं, कोई सबूत इकट्ठा करके एक दूसरे को कोई सही क्या कार्य किया है नहीं किया है, इस पर काफ़ी ज़्यादा मतलब वाद विवाद चलता है। और उसके बाद लास्ट में जो सही होता है वो फैसले लिया जाता है। कभी कभी हम पिक में देखते हैं कि कुछ गलत भी फैसले ले लिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हमें कुछ कुछ देखने को प्राप्त होता है। तो वो सब मतलब आखिरकार ये बनाया कैसे गया, ये स्टार्ट हुआ कैसे, किस प्रकार से वो सिस्टमेटिक चला आया जा रहा है, और ये किस आधार पर अदालतों में मतलब ये मुकदमों का फैसला होता है, कहाँ से होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यही सब चीज़ें यहीं से पता चलेगा। तो न्यायपालिका की जो भूमिका है, तो आप मोटे तौर पे ये समझिए मेरे प्यारे बच्चे कि अदालतों में बहुत सारे मुद्दे तो सुनते ही देखते हैं। और आप ये भी जानते हैं जैसे कि अब शिक्षकों को फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारे समय में, पुराने समय में हमारे पिता या फिर दादाजी भी बोलते थे कि हम लोग के टाइम पे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा पिटाइयाँ मिलती थी, क्योंकि उतनी सुविधा नहीं रहती थी और न पढ़ने पर काफ़ी ज़्यादा हम लोग को मतलब पिटाएगा। हमारे टाइम पे थोड़ा हद तक कम हो गया और आप लोग के टाइम पे तो मानिए बंद ही हो गया, क्योंकि अब तो बिल्कुल भी ये लीगली बता दिया गया कि बच्चों की पिटाई बिल्कुल भी नहीं, तो पिटाई तो क्या, डांट भी नहीं लगाना। तो वे राज्यों के बीच मतलब ये सब का फैसला कहाँ से हुआ, आपने कभी सोचा? जो ये फैसला हो रहा है, जो इस तरीके से चेंजिंग आ रही है समाज में, तो ये कहाँ से हुआ, किधर से शुरुआत हुई उसकी? तो यही सब ऊपर से, जहाँ से ये सब न्यायपालिका द्वारा क्या, किस प्रकार से अदालतों में क्या मुकदमा चला, कहाँ कहाँ से ये फैसला लिया गया, तो हम उन सब चीज़ों को सोचते नहीं है, लेकिन वो सब चीज़ हमारे सामने आती है। लेकिन कहीं ना कहीं जहन में चलना ही चाहिए कि ये सब हुआ कहाँ से शुरुआत, और साथ ही साथ अपराध के लिए भी लोगों को सजा दी जाए जा रही, नहीं दी जाए जा रही है, कहाँ से दी जाए जा रही है, ये सारी चीज़ों का फैसला यहाँ पर आप देख सकते हैं। न्यायपालिका का काम किस तरीके से मोटा तौर पर किस तरीके से बांटा गया है वो भी आप इसमें जानेंगे। यहाँ देखिए, विवादों को निपटाना, ओके, यानी कि निपटारा किस प्रकार से विवादों को करती है, उस पर भी आप देख सकते हैं। न्यायपालिका व्यवस्था नागरिक व सरकार, ओके, 2 राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की प्रक्रिया विधि मुहैया कराती है। ओके, कौन कराती है? न्यायपालिका कराती है। यानी कि इसका मुख्य कार्य आप समझिए न्याय व्यवस्था से, आपको सुनने से नहीं पता चला, न्यायपालिका न्याय का पालिकाओं का पालन करना। तो न्यायपालिका किस प्रकार से आपराधिक मामलों को ये किस प्रकार से अपने तरीके से सुलझाना। ओके, तो हर कानून इस जगत में जो न्यायपालिका का एक तरह से हम न्याय व्यवस्था की बुनियादी जानकारी और आपराधिक न्याय व्यवस्था से संबंधित उपयोग जानकारी को जोड़ना, ये चीज बताना मुख्य मतलब न्यायपालिका का यहाँ पर भूमिका बताई
जाई जा रही है। तो आपको यहाँ पर नागरिक और सरकार, ओके, चाहे दो राज्यों को सरकार हो, जैसे कि राज्य सरकार, दो कहने का तात्पर्य राज्य सरकार और केंद्र व राज्य सरकार हो, तो इन दोनों के बीच में पैदा होने वाले जो भी प्रॉब्लम्स होती है उन सबका हल कहाँ पर होता है, इन्हीं के द्वारा। अब न्याय समीक्षा में क्या बोलता है आपको, तो न्याय समीक्षा आप समझ लीजिए, न्याय समीक्षा आपको बताता है संविधान की व्याख्या करना। अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है, ओके। संविधान जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को किस प्रकार से डिटेल में बताना, उसका क्या क्या अधिकार है, इन सब चीज़ों का किनके पास होता है, न्यायपालिका के पास ही इस चीज़ का होता है, मतलब सारा का सारा मुख्य रूप। और इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसाधन द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है और इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। यदि न्यायपालिका को लगता है कि कोई कानून सही नहीं बना हुआ है, लोगों के अकॉर्डिंग गलत बना दिया गया है, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है सिवाय नुकसान के, तो वो उसे रद्द भी कर सकती है और उसकी जगह पे सही तरीके से उस चीज़ का बना सकती है। संसद आप जाने मेरे प्यारे बच्चों, पार्लियामेंट जो कि हमने पीछे पढ़ा है, पहले के चैप्टर में भी पढ़ा जस्ट, और आपने नहीं देखा तो देख लीजिए इसका वीडियो। तो उन सब चीज़ों को आप जान रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखा है पार्लियामेंट क्या होती है, संसद क्या होता है, जहाँ कानून बनते हैं, है ना, जहाँ पर कानून पारित होते हैं, तो उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो है न्यायिक समीक्षा कह रहा, ठीक है। तो संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। किनके पास होता है, न्यायपालिका के पास होता है, ओके। तो संविधान यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ उनको पूर्ण रूप से व्याख्या कौन करेगा, तो वो न्यायपालिका के पास ही ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसी नाते न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून, ओके, संसद आप जान रहे हैं ना, पार्लियामेंट चैप्टर हमने पढ़ा ना पीछे, तो उनमें जो भी कानून पास होता है, ये सब चीज़ों के बारे में आपने जाना, जहाँ कानून पास किया जाता है संसद में। तो इस प्रकार से जो भी वहाँ पर न्यायपालिका को ऐसा भी लगता है कि जो भी कानून संविधान आधारभूत ढांचे जो कि उल्लंघन करता है, तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। कौन रद्द कर सकता है, न्यायपालिका। न्यायपालिका के पास ये चीज़ है कि यदि किसी कानून बनाया गया है ना, कोई भी कानून बना किसी भी समाज को ध्यान में रखते हुए, कोई भी प्रॉब्लम्स जो जनता को आई और उन जनता को प्रॉब्लम्स को देखते हुए एक नया कानून पारित किया गया, बनाया गया, ओके, लेकिन उस कानून का उतना फायदा नहीं नजर आ रहा है, उससे ज़्यादा उनसे परेशानियां हो रही है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा और उस आधारभूत उसका बढ़िया नहीं है, तो वैसे कानून को बदलने का भी राइट ये रख सकते हैं, यानी कि न्यायपालिका के पास है। इसका न्याय समीक्षा का बताया जा रहा है कि न्याय समीक्षा है और उस कानून को रद्द करने का भी इनको मतलब पूर्ण अधिकार है। तो इसीलिए कहा गया जा रहा है कि कोई भी कानून पारित होता है, ऐसा नहीं कि हर कानून हर समय सही बनाया जाए, बहुत सारी चीज़ों को देख करके बनता है ना, सही भी गलत भी, हर आधार, हर छोटे से बड़े हर मुद्दे को देखते अनुसार ही कोई कार्य को मतलब किया जाता है। तो कानून की रक्षा और मौलिक अधिकार, यहाँ पर आपको कहता है कि कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन किस प्रकार से होता है वो हम जानेंगे। तो अगर देश के किसी भी अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है, क्या लगता है कि उसके मौलिक अधिकार आप जान रहे हैं ना, तो क्या है, तो मौलिक अधिकार के बारे में काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी भी है, जान भी रहे, पिछले भी अध्याय में आपने पढ़ा, पिछले कक्षा में भी पढ़ा। तो जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में किया जा सकता है। आप कहेंगे आपकी सर्वोच्च न्यायालय क्या है और ये उच्च न्यायालय क्या है, तो ऑब्वियसली सर्वोच्च न्यायालय जो सबसे ऊंचा न्यायालय होता है, जिन्हें हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होता है उनसे थोड़ा सा नीचे होता है, मध्यम स्तर पे हो गया आपका उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आपका प्राथमिक स्तर पे हो गया, और उनसे नीचे आप जिला स्तर पे या अधीनस्थ ये सब न्यायालय जिन्हें कोर्ट तौर पे आप जानते हैं। तो ये आपके एक तरह से भारत में न्यायपालिका को मतलब संरचना जो बनाई गई है एक प्रकार से पिरामिड के तौर पे देख सकते हैं। और पिरामिड के तौर पे देखें, इनको 3 भाग में बांटते हैं। तो ये जो पहला है, यहाँ जो दूसरा है और ये जो तीसरा है, ओके, तो ये 3 भागों में बांटा गया। ये जो सबसे पहला जो ऊपर का स्तर है, तो ये ऊपरी जो स्तर हमें दिख रहा है, तो ये आपका हो गया सर्वोच्च न्यायालय। अब आप कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है, इनका फैसला जो हो गया सो हो गया, वो उनका फैसले का मान सभी पूरे देश में हर जगह लागू किया जाता है, ओके, क्योंकि वो सर्वोच्च है, उच्च स्तर का है, ऊपर सबसे उनको रखा गया है ना। और उसके बाद मध्य स्तर पे आप आ जाइए, यहाँ पर मध्य जो कि दूसरा नंबर है, ये आपका हो गया उच्च न्यायालय, ओके। और सबसे निचला जो आपका हो गया मेरे प्यारे बच्चों, वो सबसे निचला जो जिला स्तर पे या अधीनस्थ न्यायालय ने हम जैसे आप कोर्ट भी एक तरह से करके समझ सकते हैं, जो जिला स्तर पे तौर पर आप देखते हैं। तो इन बातों को आप बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के थ्रू ही आपको ये चीज़ समझना है और आगे के लिए भी ये याद रखना होगा, क्योंकि ये हर जगह पूछा भी जाता है कि अब ये सर्वोच्च न्यायालय क्या है, यहाँ पर कि सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है, उच्च न्यायालय क्या होता है, और जो निचले कहा जाता है कि जिला या अधीनस्थ न्यायालय, ये सब क्या होती है। तो सर्वोच्च न्यायालय आई होप ये आप समझ गए हैं, जिनका ऊंचा मतलब सर्वोच्च है, ओके, जिनका फैसला सर्वोच्च है वो न्यायालय। उच्च न्यायालय आप देख रहे हैं, इनसे थोड़ा नीचे हाई न्यायालय यानी हाई कोर्ट आप बोल सकते हैं। और फिर उसके बाद तो यहाँ पर अभी आपको 2 के बारे में बताया जाए जरा। उदाहरण के लिए आपको देखिए कक्षा 7 की किताब में आपने हाकिम शेख के बारे में पढ़ा था जो खेतीहर थे। अब आप कहेंगे ये हाकिम शेख की कौन सी कहानी है, हमें तो इस पार्ट की याद रखना मुश्किल है, अब पिछले पार्ट का कैसे याद रखें, लेकिन पढ़ना है तो ये सब तो आएगा ना, क्योंकि सारे चैप्टर्स एक दूसरे से कोरिलेटिव है ना, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सारे के सारे क्लासेस भी जुड़े हैं, 6, 7, 8 ये तीनों एक दूसरे से जुड़ाव रखे हुए हैं सारे चैप्टर्स।
तो इसीलिए इनमें आपको उदाहरण देखने को प्राप्त होंगे चैप्टर्स में 7 के, 6 के या फिर 8 के भी। तो कक्षा 7 के बारे में आपको बोला जाए जा रहा है कि आपने हाकिम शेख के बारे में तो पढ़ा होगा, तो जो खेतिहर थे उनके बारे में कि वे चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो गए थे और जब कई अस्पतालों ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया था तो उनकी हालत काफ़ी क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। तो इसी मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और उनमें इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। ओके, तो ये बताया गया था आपको चैप्टर 7 में, मतलब कक्षा 7 में, और ये चैप्टर में ये हाकिम शेख के बारे में बताया गया था, यहाँ पर आपको दे दिया गया है। फलस्वरूप न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह अस्पतालों की लापरवाही के कारण हाकिम शेख को जो नुकसान हुआ उनका मुआवजा दे। जो ये न्यायालय में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से अस्पताल की लापरवाही हो गई थी जो कि हाकिम शेख के साथ, जो कि जिसका मुआवजा देने के लिए न्यायालय ने ये आदेश दिया था, वो भी किसके अकॉर्डिंग, वो अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग, क्योंकि अपने अपने अनुच्छेद काफ़ी दिए गए हैं ना, अलग अलग अनुच्छेद के द्वारा सभी का उनमें अपना अपना मौलिक अधिकार भी दिया गया है। तो अनुच्छेदों का भी किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है, किस नागरिक के लिए क्या जीवन स्तर, किस प्रकार से रूल रेगुलेशन है, वो सारे के सारे नियम हमको मतलब देखने को प्राप्त होते हैं। तो सरकार को यह आदेश भी दिया गया था कि वह प्राथमिक जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी रूपरेखा तैयार करें और उसमें आपात यानी कि आपात स्थितियों में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो इन सभी चीज़ों पर बात हुई थी। पश्चिमी बंग खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य, ये कब का है, 1996 की बात है। ओके, तो ये 1996 की बात है और ये देखिए कहा गया था, यहाँ पर आप देखिए वहाँ का भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो कि आप देख सकते हैं, हमारे ये सुप्रीम कोर्ट का दिखाया गया आपको फिगर। और साथ ही साथ ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है बच्चों कि ये कब इसकी स्थापना हुई थी। ओके, आखिर ये कब स्थापना की गई थी, कहाँ पर की गई थी, किस तरीके से रूप, तो इनकी देखिए सूची जो आपको यहाँ पर दी गई है जस्ट फिगर के नीचे आपको यहाँ दी गई है, इसका देखिए ये वेबसाइट का भी दिया गया है। और साथ ही साथ इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। कब की थी, 26 जनवरी 1950 को, जो बोलते हैं ना कि हमारा संविधान जो लागू हो गया था, बना कब था, लागू कब हुआ था, ये सब चीज़ें पूछी जाती है कंपटीशन में भी, एग्जाम्स में भी, और ये सब इंपॉर्टेंट है बच्चे, इस सबको याद रखना। ओके, साथ ही साथ देखिए आपको क्या पूछा जाए जरा, उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। गणतंत्र बना था ना, अब आप पूछेंगे गणतंत्र क्या है, तो गणतंत्र और स्वतंत्र ये दो जो वर्ड्स दिए गए हैं इन दोनों में अंतर होता है मेरे प्यारे बच्चों। स्वतंत्र, जो भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, ब्रिटिश शासन काल से स्वतंत्र हुए थे, हमारा भारत आजाद हुआ था। और गणतंत्र जब रूल रेगुलेशंस बने थे, संविधान बने थे, लागू किए गए थे देश के, ओके, किस तरीके से देश को चलाना है, आगे बढ़ाना है, इन सभी चीज़ों को जिनको हम 26 जनवरी मतलब को मनाते हैं। तो गणतंत्र ये अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कब से कब तक, तो 1937 से 49 तक की दी गई है कि भारतीय न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। ओके, यानी कि ये भवन में पार्लियामेंट का भी एक हिस्सा हुआ करता था। तो लेकिन इसे 1998 में, ओके, यानी 1958 में इसे इमारत के स्थानांतरित दे दिया गया, यानी कि कर दिया गया, किया गया, स्थानांतरित कर दिया गया इनको अलग से, मतलब फिर बाहर, मतलब ये अलग से इनका दर्जा दिया गया, वरना ये पहले संसद भवन में इंक्लूड था। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने जाना कि न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है। तो यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स में आपको दिए गए हैं मुख्य, जो इनकी एक तरह से आपने जाना कि न्याय व्यवस्था की बुनियादी जानकारी और अपराधी की न्याय व्यवस्था से संबंधित उपयोगी जानकारी जितना भी जोड़ा जाता है, ये सब लेकर के यहाँ पर आपको संविधान से जुड़े के कई काम कायम रखने में न्यायपालिका की कितनी मतलब महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्या होती है, इन सभी चीज़ों से मतलब हम इसमें जानेंगे। तो भूमिका मुख्य रूप से हमने देखा कानून के शासन की रक्षा करना और कानून की सर्वोच्च सुनिश्चित करना, ये सब न्यायपालिका की अहम भूमिका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने इस पार्ट में काफ़ी चीज़ें जानी, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बहुत चीज़ें जाना, देखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, और साथ ही साथ हम इनसे जुड़े काफ़ी सारे टॉपिक्स जो कि हमारा आगे है, भारत में अदालतों की संरचना कैसे हुई, आखिरकार अदालतों की संरचना कैसे हुई, ये जो पिरामिड आप देख रहे हैं ये कैसे हुआ, इसमें क्या बनाएगा, ये मुझे लगता है कि आप ये देखकर समझ जाओगे कि इसका ऊपरी स्तर पे क्या होना चाहिए और इसका ये मध्य स्तर पे क्या होगा और ये निचले स्तर पे क्या होगा, जो कि हम बिल्कुल इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ इनसे जुड़े काफ़ी सारी चीज़ों को हम अगले पार्ट में जानेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, हम इसी पार्ट से जुड़े हुए रहेंगे और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही साथ इनसे जुड़े सारे पार्ट, मुद्दे, अहम चीज़ों को हम जानेंगे कि न्यायालय क्या, कैसे न्यायपालिका किस प्रकार से कार्य करती है और क्या इनके कार्य होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और इन्हीं टॉपिक्स के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।